हेलो गाइस, आप सभी का RSV ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने चर्चा करेंगे जो बोर्ड बोर्ड की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आज आपका जो टॉपिक है वो है मानव जनन। ठीक, मानव जनन जो होता है वो केवल मनुष्यों में होता है। ठीक, मनुष्यों में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, लैंगिक जनन के विषय में अगर बात करें तो ये आपका लैंगिक जनन जो है दो इसमें अंग भाग लेते हैं। जैसे एक प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और आपका द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है कि वे अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक, वे अंग जो युग्मक का निर्माण करते हैं उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। अगर द्वितीयक लैंगिक अंग की बात करें तो वो होते हैं जो आपका युग्मक है। ठीक, युग्मक को जोड़े जाके, ठीक है, मतलब कि जो आपका नर युग्मक और मादा युग्मक जो आपस में मिलते हैं, ठीक, वहाँ पर जो जिसमें जोड़ते हैं जाके या उसको सहायक होते हैं उसमें, ठीक, तो उसे हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन सा हिस्सा आएगा? जो जो नर होते हैं। ठीक, नर में वृषण होता है, टेस्टिस। ठीक है, वो, और मादा में होता है अंडाशय, ओवरी। ठीक, तो ये दोनों आप अंग जो होते हैं वो आपके प्राथमिक लैंगिक अंग में आते हैं। और द्वितीयक लैंगिक अंग में अगर बात करें तो आपका जैसे वृषण कोश हो गया, ठीक है, फिर आपका इससे जुड़ा होता है अधिशोषण। ठीक, अधिशोषण होता है, ये होता है शुक्रवाहिनी। ठीक है, शुक्रवाहिनी के बाद में शुक्राशय होता है, शुक्राशय के बाद में जो आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक, फिर आपका मूत्र मार्ग होता है। ठीक, ये सभी क्या होते हैं? आपके द्वितीयक लैंगिक होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो आपका युग्मक होता है उसको ले जाने का कार्य करते हैं। कहाँ तक? मादा के अंदर। ठीक, मादा के अंदर ले जाने का कार्य करते हैं, तो इसीलिए इसको हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक, अब हम अगर इसमें नर जनन तंत्र की बात करें, ठीक, तो नर जनन तंत्र में क्या होता है? सबसे पहले इसमें हम वृषण की बात करेंगे, फिर वृषण कोश की बात करेंगे, ठीक है, फिर हम शुक्रवाहिनी की बात करें। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इसके विषय में सीखेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपका वृषण क्या होता है। ठीक है, वृषण क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा जब गर्भाशय में होता है, ठीक है, तो वैसे आमतौर पे तो जो वृषण होते हैं वो आपके जो है उदर के बाहर होते हैं। ठीक है, ठीक, तो मैंने कहा था कि जो वृषण है वो शरीर के बाहर क्यों होते हैं। ठीक, जो हमारे शरीर का जो वृषण होते हैं उनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राणु होते हैं जो हमारे शरीर का तापमान होता है, ठीक, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो शुक्राणुओं को तापमान चाहिए होता है वो होता है हमारा जो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड शरीर के तापमान से कम। इसीलिए वो क्या होते हैं कि हमारे शरीर से बाहर होते हैं। ठीक, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए शुक्राणुओं को हमारे शरीर से कम तापमान चाहिए होता है, इसलिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं और एक बात करें कि जो वृषण होते हैं, जब बच्चा 7 मंथ का होता है तब जो है उसके उदर से बाहर आने लगते हैं वृषण, और जैसे उसके प्रसव अवस्था के का दौरान वो पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम वृषण की बात करें तो जो वृषण होता है वो हमारे दो दो एक जोड़ी होता है। ठीक, जो किसमें? वृषण कोश में होते हैं। ठीक, थैलीनुमा संरचना होती है इनकी। ठीक, तो अगर हम एक वृषण की बात करें तो एक जो वृषण होता है जब हम इसको लंबवत काटेंगे, ठीक, मान लीजिए ये पूरा एक आपका वृषण है। ठीक, इसको जब हम लंबवत इस तरीके से काटेंगे, ठीक, तो क्या होता है कि इसमें जो इसकी लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी मोटाई होगी वो 2.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। ठीक है, और जो इनके भार की बात करी जाए तो 20 से 25 ग्राम जो है इनका भार होता है। ठीक, जब इसको हम काटते हैं, ठीक है, इसको जब हम वृषण को काटते हैं तो इसमें क्या होता है कि 250 से 300
जो वृषण पिंडक पाए जाते हैं। कितने? 250 से 300 वृषण पिंडक पाए जाते हैं। इन वृषण पिंडक में हम क्या करते हैं, जब एक वृषण पिंडक को काटते हैं, ठीक है, जब एक वृषण पिंडक, ये सब क्या है आपके वृषण पिंडक हैं। इस प्रकार से ये आपके 250 से 300 वृषण पिंडक होते हैं। जब हम एक वृषण पिंडक को काटते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, मेरे पास 1 से 3 जो शुक्र जनन नलिका होती है। ठीक, कितनी? 1 से 3 शुक्र जनन नलिका होती है। और अगर हम इसके एक शुक्र जनन नलिका की बात करें, एक, ठीक, तो उसमें क्या होता है कि ये आपके 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें। ठीक, पहली जो कोशिका होती है वो होती है सर्टोली कोशिका। क्या? सर्टोली कोशिका। जो दूसरी होती है वो होती है शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, और शुक्र जनन कोशिका का कार्य क्या होता है कि ये जो है शुक्राणुओं को बनाती है। ठीक है, ये शुक्राणुओं को बनाती है। जब ये शुक्राणुओं को बना लेती है तो उन शुक्राणुओं को जीवित रहने के लिए उनको पोषण चाहिए। ठीक, तो उन शुक्राणुओं को पोषण कौन देता है? ये आपकी सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका क्या करती है, आपके जो शुक्राणु हैं उनको क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। ठीक, फिर इसी संरचना को हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक, ये आपकी क्या है, ये आपकी सर्टोली कोशिका है। ये जो आप गोलनुमा देख रहे हैं ये है सर्टोली कोशिका। ठीक, ये जैसे ही जब ये सर्टोली कोशिका और ये शुक्र जन कोशिका है, ये जब शुक्राणुओं का निर्माण करती है तो ये क्या करते हैं, शुक्राणु सर्टोली कोशिका से जाकर चिपक जाते हैं। ठीक, ये चिपक जाते हैं। ठीक, तब ये क्या करता है, ये इनको पोषण देता है। ठीक, इनको जीवित रहने के लिए इनको पोषण देता है। ठीक, फिर उसके बाद में ये कहाँ जाएंगे, आपके अधिवृषण एपिडिडाइमिस। किसमें? एपिडिडाइमिस। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका अधिवृषण है। ठीक, ये अधिवृषण क्या होता है, इसकी जो ये संरचना देख रहे हैं, ये कुंडलित नलिका जाल होता है। ये क्या होता है? कुंडलित नलिका जाल होता है। इसकी जो कुल लंबाई, अगर हम इसको ऐसे फैला देंगे तो ये आपका 6 मीटर लंबी हो जाती है। ठीक, 6 मीटर लंबी। लेकिन ये सिकुड़ी हुई इस तरीके से रखी हुई है इसमें, तो अभी इसकी जो लंबाई है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक, यहां पर क्या होता है, शुक्राणु ये यहां से निकल के आएगा। ठीक, यहां से निकल के आया तो ये जाएगा आपका अधिवृषण में। ठीक, इन्हीं नलिकाओं में क्या होता है, ये जो शुक्राणु होते हैं चले जाते हैं। ठीक, यहाँ पर जो शुक्राणु क्या करते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो जाते हैं और ये यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं वो परिपक्व होते हैं, मतलब कि निषेचन के लिए तैयार होते हैं बिल्कुल। ठीक, तो यहाँ पर इसकी बात हो गई। फिर इसमें जो आपके वृषण पिंडक थे, इन वृषण पिंडक में रिक्त स्थान पाया जाता है। वो वृषण पिंडक में रिक्त स्थान पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका। ठीक, अंतराली कोशिका में क्या होता है, इससे हार्मोन रिलीज होता है। ठीक, 2 आपके हार्मोन होते हैं। ठीक, आपका एक तो हो गया एस्टोस्टेरोन। ठीक, एक होता है एंड्रोजन। ठीक, तो ये 2 पिंडक क्या करते हैं, इसमें हार्मोन रिलीज होते हैं कि यहाँ से इनको क्या पोषण प्रदान हो सके। ठीक, पोषण इनको प्रदान होता है। फिर यहाँ से जब ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं, ठीक, यहाँ पर बनते रहते हैं यहाँ 30 दिन तक। ठीक है, ये क्या होते हैं, 30 दिन तक यहाँ पर बनते हैं। ठीक, फिर क्या होते हैं, ये काफी संख्या में बनते हैं। जैसे बात करें 20 मिलियन से 30 मिलियन में लगभग ये शुक्राणु बनते हैं एक बार में। ठीक, फिर ये क्या होता है कि यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से? अधिवृषण से। अधिवृषण से निकलकर ये आपकी एक नलिका देख रहे हैं, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ठीक, शुक्रवाहिनी का कार्य क्या होता है कि इन शुक्राणुओं को क्या करता है, ये शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय तक ले जाता है। ठीक, शुक्राशय तक ले जाकर ये शुक्राशय में एकत्रित कर देता है। ठीक, फिर शुक्राशय क्या करता है, शुक्राशय और जो आपका मूत्राशय है, ब्लेडर। ठीक है, तो इसका जो शुक्राशय है, इसका जो संपर्क होता है वो जो आपका ये मूत्राशय है, इसका संपर्क, ये संपर्क सीधा इसी से होता है, शुक्राशय से मूत्र का भी। लेकिन क्या होता है, जब ये शुक्राशय या शुक्राशय से शुक्राणु निकलते हैं, ठीक, तो उस समय क्या होता है, इसका जो छिद्र होगा, इस नली का छिद्र होता है,
जो जिससे आपका यूरिन बाहर आता है, ठीक। ये यूरिन क्या जो छिद्र होता है बंद हो जाता है, ठीक। जब ये उत्तेजित होता है जैसे निषेचन के लिए, ठीक, उस समय ये क्या होता है तैयार होता है कि जो है शुक्राणुओं को बाहर रिलीज किया जाए, ठीक। उस समय क्या होता है ये जो है बंद हो जाती है, ये छिद्र बंद हो जाता है। फिर उसके आगे जो ये श्वसन है, श्वसन के जरिए यहाँ से निकलकर हम आगे शुक्राणुओं को पहुंचाएंगे, ठीक। इसके विषय में अभी पढ़ेंगे। रोको इसको थोड़ा। अब हम बात करते हैं शुक्राशय की। शुक्राशय में क्या होता है, ये सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं। इसमें एक जोड़ी शुक्राशय होता है। इसमें जो है 60 से 70% जो वीर्य का बनता है, ठीक। यहाँ पे इनका जो शुक्राणुओं का जीवन काल होता है वो 75 दिन का होता है। 75 दिन के बाद ये क्या होता है मृत हो जाते हैं और ये मूत्राशय में जाकर यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाता है, ठीक। उसके बाद में आते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है मूत्राशय की ग्रीवा पर स्थित होता है। ये क्या होता है मूत्राशय के ग्रीवा पर स्थित होता है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। ये जो क्या होता है एक श्वेत ग्रंथि होती है, इसमें अम्लीय तरल पदार्थ निकलता है, वो जो होता है वो एक वीर्य होता है। इसमें जो इसका भाग बनता है वो 25 से 30% इसका भाग यहाँ पर बनता है, ठीक, वीर्य के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसमें जो होता है शुक्राशय में फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। ये फ्रक्टोज क्या करता है, यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं उनको पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका जो आकार होता है वो एक अखरोट के समान होता है। जैसे ही क्या होता है कि उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी इसका आकार भी क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक। इससे क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर होने की चांस हो जाते ज़्यादा होते हैं। और जैसे मादा में जो है ब्रेस्ट कैंसर होता है, इसी तरीके से पुरुषों में जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो ये जो नली देख रहे हैं आप लोग, ये नली क्या होती है थोड़ा सिकुड़ने लगती है। जब ये सिकुड़ने लगती है तो यूरिन पास करने में इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो जब दिक्कत होती है तो इसमें क्या होता है कि जलन सी होने लगती है, ठीक, काफी दिक्कत होती है इसमें, ठीक है। आगे हम इसके सेक्शन में अब थ्योरी सेक्शन को अब आगे देखते हैं इसके। तो दोस्तों अब हम इसके थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो थ्योरी सेक्शन में सबसे पहले आता है आपका वृषण। वृषण क्या होता है, ये आपके पुरुषों में 2 वृषण होते हैं, ठीक। जो पुरुष होते हैं उनमें 2 वृषण होते हैं जो कि उदर गुहा से बाहर होते हैं, क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है, ठीक है। हमने इसके पहले बता चुके हैं कि जो आपका शुक्राणु होते हैं मतलब कि जो वृषण होते हैं वो बाहर क्यों होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कम तापमान चाहिए होता है और जो हमारे शरीर का तापमान है वो अधिक होता है। फिर है जब ये शुक्राणु यहाँ वृषण में बन गए, ठीक, तो इनको ले जाने के लिए क्या होता है शुक्रवाहिनी, मतलब शुक्राणुओं का वाहन करने वाली, ठीक। तो शुक्रवाहिनी शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी सहायक है, ठीक। मतलब इसको शुक्राणुओं को ले जाने के लिए कहाँ शुक्राशय तक, ठीक है। तो कौन वाहक मतलब सहायक होती है शुक्रवाहिनी, ठीक है। ये शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती है। मतलब कि ये जो शुक्रवाहिनी जा रही है इधर से, ठीक, और इधर से जो आपका मूत्र नलिका है ये दोनों आपस में मिलकर एक संयुक्त नलिका बनाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका शुक्राशय। शुक्राशय में मैंने बताया था इसमें आपका तरल पदार्थ होता है, ठीक। इसमें जो है फ्रक्टोस निकलता है, ठीक। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, वही बताया था जो आपको फ्रक्टोस होता है। फिर इसमें क्या है जो शुक्राणुओं को गति एवं ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ पर जो शुक्राशय के बाद में आपका आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि। ये क्या होता है, ये एक अखरोट के आकार की होती है, ठीक, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है तथा शुक्राणुओं की ये गति प्रदान करती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम करते हैं बात शिश्न की, ठीक। तो शिश्न क्या है, यह एक बेलना के आकार का अंग होता है, ठीक, जो क्या करता है वृषण कोष के बीच में जो वृषण कोष होता है, ठीक, मतलब यहाँ
ये वृषण कोश के बीच में क्या होता है, ये लटका रहता है। ठीक, सामान्य अवस्था में ये क्या होता है, शिथिल तथा छोटा रहता है। मतलब कि जब कोई उत्तेजना नहीं होती है तब वहां पर क्या होता है, ये शिथिल रहता है और छोटा रहता है तथा मूत्र विसर्जन के कार्य आता है। मतलब जो यूरिन को पास करने में इसकी ये सहायता करता है। फिर यह जो है नर जनन शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब कि जो शुक्राणु है, ठीक, वो क्या करते हैं कि नर जनन से मादा जनन के अंदर पहुंचाने का भी ये भी एक कार्य करता है। और यह जब निषेचन के लिए उत्तेजित होता है तब इसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज का ये कंप्लीट हुआ वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।